मिसेज डिसूजा के नाम पत्र कहानी की समीक्षा। हिंदी कहानी का आरंभ 19वीं शती के प्रारंभ से ही माना जाता है। कहानी लेखन में पुरुष ही नहीं बल्कि महिला लेखिकाओं ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इसी संदर्भ में अलका सरावगी का नाम सफल एवं सशक्त कहानीकारों के रूप में आता है, जिन्होंने दो कहानी संग्रह कहानी की तलाश में दूसरी कहानी लिखे और जिसमें 35 कहानियां संग्रहित हैं, जो नायिका प्रधान है, नायक प्रधान है, दाम्पत्य तथा दाम्पत्येष्ट जीवन की कहानियां, लड़कियों की समस्या संबंधी कहानियां, युवा साहित्यकारों की समस्या संबंधी कहानियां, नारी जीवन संबंधी कहानियां और अन्य कहानियां जैसे एक पेड़ की मौत, दूसरे किले में औरत, ये रहगुजरना होती कहानियां हैं। इतना ही नहीं, आरक्षण से संबंधित, आवास समस्या से संबंधित एवं पद्धति चिंतन से संबंधित कहानियां भी लिखी। अपनी कहानियों में उन्होंने जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश की है। प्रस्तुत कहानी मिसेज डिसूजा के नाम पत्र की तात्विक समीक्षा इस प्रकार है। 1. कथावस्तु। कथावस्तु कहानी की रीढ़ होती है। कहानी में कथावस्तु के महत्व को बताते हुए कहानीकार मोपासा का कहना है, कहानी लेखक को कहानी की रचना करने के पूर्व कथावस्तु का गंभीरता से परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें अभिनवता एवं विशिष्टता नहीं होगी तब तक वह पाठक को प्रभावित नहीं करेगी। कहानी की कथावस्तु यह है कि सुस्मिता गुप्ता नामक मां अपने संगीत करियर और मातृत्व की जिम्मेदारी में संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वह अपनी बेटी की प्रधानाचार्या मिसेज डिसूजा को पत्र लिखती है। सुस्मिता की बेटी वंदिता 6 वर्ष की है, जो बहुत शरारती है। स्कूल में शरारत करने से स्कूल की प्रधानाध्यापिका उस पर रोक लगा देती है। मिसेज डिसूजा गंभीर और अनुशासन प्रिय महिला है। सुस्मिता व्यस्तता के कारण स्कूल में नहीं आ पाती और स्कूल की प्रधानाध्यापिका को पत्र लिखती है। वह लिखती है कि आपको ये लगता है कि वंदिता की शैतानियों के पीछे मेरा व्यस्त होना कारण है। मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाती। आप मुझ पर आरोप लगाती जाती हैं और मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और आप इन्हें पश्चाताप समझती हैं। मैं चुप रहती हूँ। अक्सर मेरी बहन नीलिमा भी वंदिता की डायरी देखकर यही कहती है कि दीदी, आपको बुरा नहीं लगता कि वंदिता की डायरी में 2 जगह लिखा है वह कविता याद करके नहीं आई और एक बार कलर पेंसिल नहीं लाई। मैं कुछ नहीं कहती, बस यही सोचती हूँ कि 10 महीने में 3 बार की भूल बाकी दिनों की मेहनत बेकार नहीं कर सकती। ऐसा कहने में वह खुश होती है और मैं बोलकर उसकी खुशी नहीं छीनना चाहती। बार बार मुझे कटघरे में खड़ा किया जाता है। मेरी तुलना और माँ से की जाती है। सब यही सोचते हैं कि सारी मुसीबतों की जड़ मेरा संगीत ही है। आप भी तो मैं रेडियो की नामी कलाकार हूँ। यह सुनकर खुश हुई थी। बार बार सफाई देते देते मैं थक गई हूँ। यही सोचती हूँ कि वंदिता जीवन को पूरी तरह जीने की मेरी इच्छा और संघर्ष से जरूर प्रेरणा लेगी। मेरा संघर्ष उसकी शिक्षा और संस्कार का ही एक हिस्सा है। पत्र के वक्तव्यों से वह अपने को एक सफल माँ और स्त्री रूप में खड़ा करना चाहती है। माफ कीजिएगा मिसेज डिसूजा, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी खामियों को छिपाने के लिए कितने तर्क जुटा रही हूं। आप इतने शैतान बच्चों के साथ रहकर भी इतनी गंभीर क्यों है? आपको देखकर कहीं बच्चे जिंदगी को कठिन न मान लें। बच्चे की अंतर्मन की व्यथा को प्रस्तुत करती हुई वह कहती है कि बच्चों के उठने बैठने, खेलने खाने में अनुशासन के नाम पर इतनी सेंसरशिप लगाना कहाँ तक उचित है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम भविष्य से बेहतर डरे हुए हैं। लेकिन न जाने क्यों मिसेज डिसूजा, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे और सब बातों के साथ हमसे यह डर भी सीख लेंगे। बच्चों के उठने बैठने, खाने पीने, शिक्षा दीक्षा आदि, ये अनुशासन के नाम पर इतना नियंत्रण लगाना क्या ठीक है? मुझे तो यही लगता है कि जीवन में आलस, फुर्सत और निकम्मापन भी होना चाहिए, ताकि आप रुककर देख सके कि आप आखिर कहाँ जा रहे हैं। इस कहानी में आधुनिक युग के बच्चों की समस्या को उभारा गया है, साथ ही माँ के कर्तव्य को भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी आज के युग में भी प्रासंगिक है। माता पिता दोनों के काम पर जाने से बच्चों को काफी कुछ झेलना पड़ता है। कालकाजी माँ को दोहरे उत्तरदायित्व को निभाने पर भी हमेशा कटघरे में खड़ा रहना पड़ता है। इन्हीं प्रश्नों को इस कहानी में पत्रात्मक शैली द्वारा दिखाया गया है। कामकाजी नारी की पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते रहने पर भी एक विशेष तनाव की समस्या को इस कहानी में उजागर किया गया है। 2. पात्र चरित्र चित्रण। कहानी का दूसरा तत्व पात्र चरित्र चित्रण है।
चरित्र चित्रण मुख्यतः 4 प्रकारों से होता है। वर्णन, संकेत, वार्तालाप और घटनाओं द्वारा। कहानी में पात्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, तभी कहानीकार पात्रों के आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व का ठीक ढंग से विश्लेषण कर सकता है। कहानी में मुख्य और गौण 2 तरह के पात्र होते हैं। प्रस्तुत कहानी की नायिका सुस्मिता है, जो रेडियो की नामी कलाकार है। उसकी 6 साल की बेटी है। परिवार वाले और स्कूल वाले सभी को यही लगता है कि कामकाजी होने के कारण वह बेटी पर ध्यान नहीं दे पाती। मातृत्व और करियर दोनों के बीच में उलझी रहती है और बार बार कटघरे में उसे ही खड़ा किया जाता है। स्कूल की प्रधानाचार्य से दह पूछती है, क्या आप भी औरों की तरह यही सोचती हैं कि औरतों को अपने लिए जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मेरे जीवन में वंदिता और संगीत एक साथ नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? मिसेज डिसूजा, मेहनत मुझे करनी है, परेशानी मुझे होती है, किसी और को उससे क्या मतलब? प्रधानाचार्य से पूछे गए सवालों में वह अपनी व्यथा कहती है। दूसरी गौण पात्र मिसेज डिसूजा है, जिनका अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है। वह सुस्मिता की बेटी के स्कूल की प्रधानाचार्य है, जो वंदिता की शैतानियों के लिए सुस्मिता के करियर को दोषी मानती है। वंदिता भी गौण पात्र है, जिसका सिर्फ वर्णन ही किया गया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी सफल नहीं कही जा सकती है। इसमें केवल एक ही मुख्य पात्र है, जो पत्रात्मक शैली में वार्तालाप कर रहा है। 3. संवाद या कथोपकथन। पहले संवाद को कहानी का अनिवार्य तत्व माना जाता था, लेकिन अब उसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई है। ऐसी अनेक कहानियां हैं जहां संवाद का अभाव रहता है। संवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन संवाद से ही कहानी के पात्र सजीव दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कहानी में संवाद दिखाई देते हैं, लेकिन सभी संवाद कहानी के मुख्य पात्र द्वारा पत्रात्मक शैली में बताए गए हैं। जैसे वह मिसेज डिसूजा को लिखे पत्र में लिखती है, माफ कीजिएगा मिसेज डिसूजा, कहीं मैं जरूरत से ज्यादा तो नहीं बहक रही, लेकिन आपसे बातें करने के बहाने में इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हूं। पता नहीं लोग कैसे अपने बारे में इतना विश्वास रख पाते हैं कि वे जो बोल रहे हैं वह बिल्कुल सही है। मुझे तो हमेशा अपनी बात पर संदेह रहता है कि क्या पता यह उतनी सच ना हो जितनी कि मैं समझ रही हूं। वंदिता जब भी मेरा गाना सुनती है, हमेशा लेट जाती है। मैंने जब शुरू में उसे रोका कि वह उठकर सुने, तो उसने पूछा क्यों। मैं इस क्यों का कोई अच्छा सा जवाब खोज नहीं पाई। क्या मालूम, हम जीने के जिस तरीके को सही मानते हैं वे सही है या गलत। आखिर तो जिंदगी इतना बड़ा रहस्य है, उसे जान पाना क्या इतना आसान है। जो कहीं सही है वह कहीं गलत है। इस तरह बड़े बड़े संवादों द्वारा सुस्मिता अपनी बात स्पष्ट करती है और एक मां के मन की व्यथा को पत्र के माध्यम से व्यक्त करती है। 4. देशकाल वातावरण। कहानी के कथाकाल और घटनाओं के अनुरूप वातावरण के चित्रण से उसकी विश्वसनीयता और प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है। कहानी सफल तब बनती है जब वातावरण का चित्रण घटनाओं और विचार, रहन सहन तथा रीति रिवाज आदि का भी चित्रण किया जाता है। प्रस्तुत कहानी में वह परिवेश दिखाया गया है जहां औरतों को पुरुषों के समान अधिकारों के प्रयोग का अधिकार नहीं है। फलतः वह स्वयं ही अपनी शक्ति पर संदेह करने लगती है। मां के रूप में प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी वह अबला ही रही। बच्चों की शरारतों को मां द्वारा जिम्मेदारियों की कमी बताया जाता है। क्या आप भी औरों की तरह यही सोचती हैं कि औरतों को अपने लिए जीने का कोई अधिकार नहीं? विभिन्न तर्कों द्वारा वह अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। हमारे बच्चों का परिवेश और गरीब बच्चों का परिवेश इतना भिन्न क्यों है? अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के बाद भी कामकाजी मां गैर जिम्मेदार ही समझी जाती है। बच्चे की एक गलती को भी अलग नजरिए से देखा जाता है। उस दिन पार्क में वंदिता के हमउम्र जो गरीब बच्चे खेल रहे थे, उनके कपड़ों का एक ही रंग था, बदरंग या मटमैला। मैं सोचती रही कि ये बेचारे बिना कलर पेंसिलों के कैसे रंगों की पहचान सीख जाते हैं। कहानी का देशकाल वातावरण ही औरत की व्यथा को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। 5. भाषा शैली। भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। कहानी की भाषा सहज, सरल व स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग होना चाहिए। क्लिष्ट भाषा कहानी को नीरस बना देती है। कहानी में शैली का महत्व भी उतना ही है जितना भाषा का है। भाषा ही पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। प्रस्तुत कहानी की भाषा बहुत ही सरल है। कहीं कहीं सपाट भाषा का प्रयोग भी किया गया है। बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग कम मिलता है। कहानी की भाषा अपनी मानसिकता के अनुसार भाषा का व्यंग्यात्मक रूप प्रयोग करती है।
कहीं कथन को टेढ़ेपन से कहती है। मिसेज डिसूजा, लेकिन क्या आपको यह खतरा नहीं लगता कि आपको इस तरह देखकर कहीं बच्चे यह समझ ले कि जिंदगी ऐसी मनहूस चीज है कि मुस्कुराना बहुत कठिन है। भाषा शैली की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है जिसकी भाषा बहुत गहरे तक सोचने को मजबूर करती है। 6. उद्देश्य। कहानी का अंतिम तत्व उद्देश्य है। उद्देश्य प्रधान कहानी में कहानीकार का मूल उद्देश्य की सिद्धि में रहता है। उसी के अनुरूप वह अन्य तत्वों का नियोजन करता है। कहानी मनोरंजन के साथ साथ कोई न कोई उपदेश भी देती है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य आम स्त्री के भीतर के द्वंद्व को उजागर करना है जिसे कहानीकार ने सुस्मिता के माध्यम से चित्रित किया है। रोजमर्रा की जिंदगी में स्त्री को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसकी मनस्थिति का सुंदर चित्रण इस कहानी में मिलता है। मध्य वर्ग के पारिवारिक यथार्थ एवं उसकी समस्याओं का सूक्ष्मता से चित्रण किया गया है। कहानी के अंत में सुस्मिता लिखती है कि हर काम में परफेक्ट और हर होड़ में अव्वल आने का दबाव बच्चों पर डालने वाली शिक्षा व्यवस्था उन्हें व्यक्ति के तौर पर कितना यंत्रवत बना रही है। इसलिए जीवन में आलस, फुर्सत और निकम्मापन भी कुछ मात्रा में होना जरूरी है, ताकि आप रुककर देख सके कि आप आखिर कहाँ जा रहे हैं। कहानीकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। अपनी कहानी के माध्यम से कामकाजी मां का यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। निष्कर्षतः डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे के शब्दों में अलका सरावगी की कहानियां समसामयिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक संघर्ष, अंतर्द्वंद्व, जीवन की सहज घटना और तनावों से जुड़ी हुई व्यष्टि के माध्यम से समष्टि की कथा कहती है। कहानी के तत्वों के आधार पर यह कहानी पूर्णतः खरी उतरती है। मिसेज डिसूजा के नाम पत्र सुस्मिता गुप्ता नामक मां की कहानी है जो अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है जो कहानी की तलाश में कहानी संग्रह में प्रकाशित है। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे के शब्दों में अलका सरावगी की कहानियां समसामयिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक संघर्ष, अंतर्द्वंद्व, जीवन की सहज घटना और तनावों से जुड़ी हुई व्यष्टि के माध्यम से समष्टि की कथा कहती हैं। अलका सरावगी की कहानी मिसेज डिसूजा के नाम पत्र किस कहानी संग्रह में संकलित है? कहानी की तलाश में।